Very good afternoon, everyone. Welcome to the Thought Tree. So we are here with the Hindu analysis for 8th of Feb 2022. Our prelims question of the day is, what is peculiar about Ramappa Temple? रामप्पा टेम्पल काफी टाइम से न्यूज में है, क्यों है वो आपको पता होगा, हमने भी डिस्कस किया है काफी बार. सो रामप्पा टेम्पल की पिक्यूलियरिटी क्या है? व्हाई इज इट नोन? व्हाट इज पिक्यूलियर अबाउट इट? चार ऑप्शंस आपके पास है. इट बिलोंग्स टू द अर्ली वैदिक एज. It is an example of beautiful wooden craft. It is named after its architect. It is the largest temple in India. तो इन चारों ऑप्शन में से आपको सेलेक्ट करना है. क्वेश्चन अटेम्प्ट करके यू हैव टू गिव द आंसर्स इन द कमेंट सेक्शन, राइट? सो फर्स्ट न्यूज इज, आज की पेज 1 पे आपको ये न्यूज मिलेगी दैट इंडिया support to Sri Lanka has really bore fruit in the country. As we have already discussed कि Sri Lanka is reeling under economic crisis, right? श्रीलंका में इकोनॉमिक क्राइसिस चल रही है और वो इकोनॉमिक क्राइसिस क्या है? श्रीलंका पे डेट, पब्लिक डेट बहुत बढ़ गया है, जिसमें से चाइना का शेयर सबसे ज्यादा है, चाइना की चेकबुक डिप्लोमेसी की वजह से, जिसको भी हमने काफी बार डिस्कस किया है. सो श्रीलंका की इकोनॉमिक क्राइसिस को देखते हुए इंडिया ने 2 बार श्रीलंका को लोन एक्सटेंड किया फ्रॉम $900 million टू $500 billion, ऐसे करके हमने उनको लोन एक्सटेंड किया, राइट? सो करेंसी स्वैप एग्रीमेंट, डेफर्ड पेमेंट, लाइन ऑफ क्रेडिट, इन सब मैकेनिज्म के थ्रू हमने श्रीलंका को सपोर्ट करने की कोशिश की है. तो श्रीलंकन ऑफिशियल्स का ये कहना है कि इंडिया ने जो सपोर्ट किया है दैट इज रियली वेरी बेनिफिशियल. उनसे जो उनकी इमीडिएट डिमांड्स हैं, इमीडिएट रिक्वायरमेंट्स हैं, वो कवर हो पा रही हैं. तो दिस इज द न्यूज. श्रीलंका की इकोनॉमिक क्राइसिस को भी हमने काफी बार कवर किया अपने हिंदू के एनालिसिस में. नाउ सी दिस डिबेट. ये एडिटोरियल का सबसे इंपॉर्टेंट आज का एडिटोरियल यही है, राइजिंग इंपॉर्टेंस ऑफ ग्लोबल डिजिटल इकोनॉमी एंड पोजीशन ऑफ इंडिया विद WTO. ग्लोबल लेवल पे डिजिटल ट्रेड बढ़ रहा है, ये हम सबको पता है. डिजिटल मतलब जब जो प्रोड्यूसर्स अपना ऑनलाइन सेल एंड परचेज कर रहे हैं. तो WTO क्या है? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जो एस्टैब्लिश हुआ था ग्लोबल ट्रेड को रेगुलेट करने के लिए, है ना? तो WTO उनको लिबरलाइज करता है. WTO क्या चाहता है कि ट्रेड लिबरल हो और किसी भी कंट्री के फेवर में ना जाए, एक के फेवर में, सबको उसका इक्वल बेनिफिट मिले. तो WTO में एक डिबेट चल रही है, काफी टाइम से चलती रहती है. यू मस्ट बी नोइंग कि WTO में डेवलप्ड कंट्री और डेवलपिंग कंट्री के बीच में जो डिफरेंसेस है, वो इश्यूज निकल के आते हैं, उनको WTO एड्रेस करने की भी कोशिश करता है. आज का जो एडिटोरियल है वो ये है, इट इज ऑन द डिजिटल ट्रेड. तो उसमें क्या क्या हाईलाइट किया गया है वो हम डिस्कस करते हैं. फर्स्ट इज ग्लोबल रूल्स ऑन डिजिटल ट्रेड. डिजिटल ट्रेड के ग्लोबल रूल्स क्या हैं? कुछ ये जो सेकेंड मिनिस्टेरियल मीटिंग हुई थी WTO की मेंबर कंट्रीज की, जो सेकेंड मिनिस्टेरियल मीटिंग हुई थी 1998 में, ये तब हुआ था कि एक कॉमन ई-कॉमर्स रूल डिसाइड हुआ था WTO में, है ना? It was only at the second ministerial conference that WTO members agreed on 4 rules for e-commerce regulation. तब कुछ डिसाइड हुआ था. एंड उसके बाद क्या हुआ कि एक टेम्पररी मोरेटोरियम इम्पोज कर दिया था ऑन कस्टम ड्यूटीज रिलेटिंग टू इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसमिशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. जो गुड्स एंड सर्विसेज इलेक्ट्रॉनिकली ट्रेड किए जाते हैं उन पे जो कस्टम ड्यूटी लगती है, उस पर कुछ मोरेटोरियम इंट्रोड्यूस किया गया था. मोरेटोरियम क्या होता है? लोन मोरेटोरियम वगैरह. मोरेटोरियम में क्या होता है कि आपको एक ग्रेस पीरियड मिल जाता है रीपे करने के लिए, कुछ फिक्स इंस्टॉलमेंट फिक्स कर दी जाती हैं और आपको टाइम मिल जाता है लोन रीपे करने के लिए. तो यहाँ पे जब मोरेटोरियम लगाया गया तो अब डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्रीज के इंटरेस्ट की डिबेट चालू होती है. यहाँ पे वो डिबेट क्या चालू होती है? यहाँ पर कुछ डेवलपिंग कंट्रीज हैं, जैसे इंडिया है, साउथ अफ्रीका है, वो ये आर्ग्यू कर रहे हैं कि आपके इस मोरेटोरियम से हमारा जो रेवेन्यू कलेक्शन होता था कस्टम ड्यूटी से, कस्टम ड्यूटी किस पे लगाते हैं? इंपोर्ट पे. वो अफेक्ट हो रहा है ना? हमारी कॉस्ट तो उतनी ही लग रही है, लेकिन लॉन्ग टाइम तक अब हमारे पास उससे रेवेन्यू नहीं आएगा क्योंकि रीपे नहीं करेंगे कस्टम ड्यूटी. तो उससे हमारा रेवेन्यू कलेक्शन अफेक्ट हो रहा है. सो इट इज अगेंस्ट आवर इंटरेस्ट. इसका कुछ करो आप, है ना? तो दिस इज द डिबेट. Their argument is that the moratorium is reducing their revenue collection for custom duties. उनका revenue collection इससे affect हो रहा है. So the debate is over how to balance the sovereign right of states to shape domestic policy with international obligations to reap benefits. इस point को editorial में highlight किया है कि debate क्या चल रही है. debate ये चल रही है कि as we all know, अब सब सोवरेन स्टेट्स हैं वर्ल्ड में, है ना? कॉलोनियलिज्म नहीं है.
सोवरीन स्टेट का मतलब क्या होता है, एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों डिसीजंस लेने की पावर उस कंट्री के पास है। इंडिया इज ऑल्सो सोवरीन, साउथ अफ्रीका इज ऑल्सो सोवरीन। तो जब हमारे पास अपनी पॉलिसी मेकिंग की पावर है तो हम इन दोनों के बीच में कैसे बैलेंस स्ट्राइक करें कि हमको कुछ इंटरनेशनल ऑब्लिगेशंस भी मानना है और अपनी पॉलिसी को भी डोमेस्टिक रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से फ्रेम करना है। सो हाउ टू स्ट्राइक अ बैलेंस बिटवीन द टू, इस बात पर डिबेट चल रही है ताकि हमारा लॉस ना हो ट्रेड में ना, हम वी हैव टू रीप बेनिफिट्स एट द सेम टाइम वी हैव टू अबाइड बाय द ग्लोबल रूल्स। सो देयर आर डिसएग्रीमेंट्स, कुछ चीजें हैं जो डिजिटल ट्रेड या कुछ डिजिटल ई कॉमर्स से रिलेटेड हमेशा से डिसएग्रीमेंट या डिबेट के एरिया में रही हैं बिटवीन द डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्रीज। इसमें से एक डिबेट आती है ओवर डेटा लोकलाइजेशन। डेटा लोकलाइजेशन के रूल्स आए हैं, इसमें पायनियर कौन है, यूरोपियन यूनियन है। जैसे वो कहते हैं कि डेटा लोकलाइज करो, यानी अपनी कंट्री के अंदर ही उस डेटा को उस डेटा प्रोटेक्शन रिजीम के अकॉर्डिंग सेव करो। तो डेटा लोकलाइजेशन बाय डेवलपिंग कंट्रीज विच इज हैम्परिंग इनोवेशन एंड एक्सेस टू डेटा बाय बिग कंपनीज। डिबेट इज डेवलपिंग कंट्रीज डेटा प्रोटेक्शनिज्म की तरफ जा रही हैं। अभी क्या है, डिजिटलाइजेशन हो रहा है, बड़े बड़े जाइंट्स आ रहे हैं, डिजिटल जाइंट्स कुछ कंपनीज हैं जो लगभग सारा डेटा एक्सेस कर रहे हैं और उससे उनकी कंपनीज चल रही है। तो डेवलपिंग कंट्रीज को इससे नुकसान है क्योंकि डेटा उनका है। तो डेटा अगर लोकलाइज्ड होगा तो हम उससे कुछ बेनिफिट रीप कर पाएंगे, टैक्स कर पाएंगे, कोई उसको एक्सेस करता है तो। लेकिन अगर फ्रीली अवेलेबल होगा तो कंपनीज तो उससे प्रॉफिट कमा रही है, हमको उससे क्या मिलेगा। तो डेवलपिंग कंट्रीज लोकलाइजेशन की तरफ जा रही है, लेकिन डेवलप्ड कंट्रीज ये आर्ग्यू कर रही है कि हमारी जो बड़ी बड़ी कंपनीज है जिनको डिजिटलाइजेशन के एज में डेटा की एक्सेस चाहिए, उसका अब नुकसान हो रहा है क्योंकि आप प्रोटेक्शनिस्ट रिजीम अपना रहे हो, आप तो अपनी कंट्री में प्रोटेक्ट कर रहे हो डेटा को, है ना। तो इन दोनों के बीच में ये डिबेट चल रही है। डेवलपिंग कंट्रीज ये कह रही है कि डेटा कॉलोनियलिज्म के लिए हमारा सोल्यूशन है डेटा लोकलाइजेशन। डेटा कॉलोनियलिज्म क्या है, जो कंपनीज हैं आपका कोई सा भी डेटा सोर्स कर पा रही हैं, पूरा एम्पायर सेटअप हो रखा है। योर एवरी इंफॉर्मेशन इज विद अ कंपनी। जैसे आप कुछ भी ब्राउज करते हो, कुकीज होती हैं, इलेक्ट्रॉनिक प्लेसेस जिनको बोलते हैं ना, कुकीज आपकी सारी इंफॉर्मेशन ले लेती हैं। तो ऐसे एक डेटा कॉलोनियलिज्म बढ़ता जा रहा है, तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए डेटा लोकलाइजेशन जरूरी है। ये डेवलपिंग कंट्रीज का आर्ग्यूमेंट है और डेवलप्ड कंट्रीज क्या आर्ग्यू कर रही है, इससे हमारी कंपनीज की ग्रोथ अफेक्ट हो रही है, राइट। तो इंडिया को क्या चाहिए अब, इंडिया नीड्स कि WTO के मेंबर्स के साथ ऐसा नेगोशिएशन विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग विद डोमेस्टिक पॉलिसी, जिससे हमारी पॉलिसीज भी कॉम्प्रोमाइज ना हो और प्रोटेक्शनिस्ट अप्रोच की वजह से कंपनीज का नुकसान भी ना हो। सो वी हैव टू फाइंड अ बैलेंस, एन आंसर इन बिटवीन टू दीज टू प्रॉब्लम्स, राइट। तो ये एडिटोरियल था। Then this news, just for your information, Srimati Santashri Pandit has been appointed as first women vice chancellor of JNU. तो ये women empowerment के लिए एक अच्छा हमारा symbol है। Now page 12 पे finance minister का एक statement आया है कि जैसे बजट में मिनिस्ट्री ने अनाउंस किया था कि हम कैपिटल एक्सपेंडिचर, पब्लिक स्पेंडिंग बढ़ा रहे हैं धीरे धीरे, है ना, पब्लिक स्पेंडिंग बढ़ा रहे हैं, तो उससे क्राउडिंग आउट नहीं होगा, प्राइवेट इन्वेस्टर्स को डरने की जरूरत नहीं है, ये उन्होंने बोला है। तो हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्राउडिंग आउट। क्राउडिंग आउट को हमने पहले भी काफी बार क्लासेस में डिस्कस किया है, एक बार हम और देख लेते हैं, व्हाट इज क्राउडिंग आउट इफेक्ट। क्राउडिंग आउट इफेक्ट और क्राउडिंग इन इफेक्ट हमने काफी बार डिस्कस किया हुआ, फिर भी एक बार हम देखते हैं व्हाट इज क्राउडिंग आउट इफेक्ट। क्राउडिंग आउट इफेक्ट, सी, जब गवर्नमेंट अपनी स्पेंडिंग बढ़ाती है और रिसीट्स कम है तो गवर्नमेंट बोरो करती है ना, बोरो करती है तभी स्पेंड कर पाएगी। इतनी रिसीट्स तो गवर्नमेंट के पास होती नहीं है कि वो अपने रेवेन्यू से ही बोरो कर सके, अगर ऐसा होता तो डेफिसिट ही नहीं होती, फिस्कल डेफिसिट नहीं होती। लेकिन अभी फिस्कल डेफिसिट बढ़ रही है और बजट में प्रॉमिस किया गया कि हम एक्सपेंडिचर और बढ़ाएंगे। इसका मतलब क्या है, बोरोइंग ज्यादा करेगी गवर्नमेंट, ठीक है। गवर्नमेंट के बोरो करने के दो सोर्सेज होते हैं, एक तो होता है RBI या मार्केट बोरोइंग, मार्केट बोरोइंग, इंटरनेशनल बोरोइंग, ये सब होती है। तो क्राउडिंग आउट इफेक्ट हैज टू डू विथ मार्केट बोरोइंग, मार्केट से जो गवर्नमेंट बोरो करती है। अब देखते हैं कैसे काम होता है ये। सपोज ये एक अमाउंट है ना, इस डायग्राम से समझते हैं, इतने अमाउंट का लोन अवेलेबल है अभी इकोनॉमी में,
लोन, गवर्नमेंट ने बोरो किया इतना, ठीक है, अब इतना ही बचा है, ये तो चला गया क्योंकि ये गवर्नमेंट ने बोरो कर लिया, अब इतना ही बचा है लोन अमाउंट, गवर्नमेंट ने बोरो कर लिया अपनी स्पेंडिंग के लिए, लेकिन प्राइवेट इन्वेस्टर्स भी तो है ना इकोनॉमी में, प्राइवेट इन्वेस्टर्स को भी बोरो करना है मार्केट से, ठीक है, इन्वेस्टमेंट तो बोरो करके ही होगा, लोन लेंगे तभी इन्वेस्ट करेंगे, तभी वो अपनी कंपनी सेटअप कर पाएंगे, इकोनॉमिक एक्टिविटीज जनरेट होंगी। तो प्राइवेट इन्वेस्टर्स के लिए क्या है, अब टोटल जो लोन ले सकते थे उसकी कैपेसिटी कम बची है, कम लोन बचा है, अब बैंक के पास कम डिपॉजिट्स बचे हैं जिनमें से वो ज्यादा लोन दे सकते हैं, बैंक के पास अब स्कोप कम है लोन देने का, तो ये जो शेयर कम बचा है प्राइवेट इन्वेस्टर्स के पास लोन लेने का, इसको कहते हैं क्राउडिंग आउट, ये क्राउड आउट हो गया स्कोप से। अब इसका इम्पैक्ट क्या होता है, इसका ये इम्पैक्ट होता है कि जब लेस लोन की अवेलेबिलिटी है ना, और लोन की डिमांड उतनी है क्योंकि इन्वेस्टर्स को भी इन्वेस्ट करना है, डिमांड उतनी है, तो अब बैंक्स क्या करेंगे, हायर इंटरेस्ट रेट चार्ज करेंगे, हायर इंटरेस्ट रेट, क्योंकि क्या है कम है, लेकिन लेंगे तो सही ना इन्वेस्टर्स लोन, लोन लेना तो बंद नहीं कर देंगे, हायर इंटरेस्ट रेट चार्ज करेंगे ताकि उनको प्रॉफिट मिल सके बैंक्स को। अभी हायर इंटरेस्ट रेट चार्ज करेंगे तो वी हैव डिस्कस्ड ऑलरेडी, इंटरेस्ट रेट और इन्वेस्टमेंट के बीच में इन्वर्स रिलेशन होता है, कैसे, हायर इंटरेस्ट रेट चार्ज करेंगे तो अब प्राइवेट इन्वेस्टर्स लोन कम लेंगे क्योंकि जितना ले सकते थे, है ना, उससे ज्यादा इंटरेस्ट रेट पे क्यों लेंगे ना, जितना रिकवर कर पाएंगे उतने ही इंटरेस्ट रेट पे लोन एक्सेप्ट करेंगे, लोन कम लेंगे तो इन्वेस्टमेंट कम होगा, इन्वेस्टमेंट और इंटरेस्ट रेट के बीच में इन्वर्स रिलेशन, ठीक है, इन्वेस्टमेंट कम होगा, इकोनॉमिक एक्टिविटीज कम होंगी, तो एक क्राउडिंग आउट इफेक्ट होता है, लेकिन गवर्नमेंट इज सेइंग कि हम इसका ध्यान रखेंगे, क्राउडिंग आउट इफेक्ट नहीं होगा, क्राउडिंग इन ही होगा, क्योंकि हम एसेट्स क्रिएशन पे ध्यान देंगे जिससे और अर्निंग आएगी, इकोनॉमिक एक्टिविटीज इकोनॉमी में अफेक्ट नहीं होंगी। सो दिस इज द स्टेटमेंट। तो क्राउडिंग आउट इफेक्ट क्या होता है ये समझना हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसी न्यूज में दो प्रोजेक्ट के बारे में बोला गया है, दो टर्म्स लिखी हुई है ना, अब टर्म्स क्या है, एक लिखी हुई ग्रीन फील्ड और एक लिखी हुई है ब्राउन फील्ड, तो आपको आइडिया होना चाहिए ग्रीन फील्ड इन्वेस्टमेंट या ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट क्या होता है और ब्राउन फील्ड इन्वेस्टमेंट या ब्राउन फील्ड प्रोजेक्ट क्या होता है। ग्रीन फील्ड इन्वेस्टमेंट या प्रोजेक्ट होता है जब कोई कंपनी डायरेक्ट इन्वेस्ट कर रही है, नया इन्वेस्टमेंट कर रही है, किसी एग्जिस्टिंग सेटअप में नहीं कर रही, है ना, व्हेन अ कंपनी बिल्ड्स अ न्यू फैसिलिटी, न्यू ब्रांड, नॉट ओवर द एग्जिस्टिंग फैसिलिटी, वो होता है ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट या इन्वेस्टमेंट। और जब कंपनी एग्जिस्टिंग सेटअप को लीज पे लेती है ना, या फिर उसको परचेज कर लेती है, एग्जिस्टिंग फैसिलिटी से डेवलप करती है अपने आप को, उसको कहते हैं ब्राउन फील्ड प्रोजेक्ट। तो इन दोनों का डिफरेंस आपको क्लियरली आई होप समझ आ गया होगा। इसी न्यूज आइटम में ये था। देन लास्ट जो जिस्ट है उसमें आपको एक न्यूज देखने को मिलेगी, एज बजट प्रपोजल हैज ऑल्सो मेंशन्ड कि आरबीआई अपने डिजिटल करेंसी लाने की तैयारी में है ना। तो बजट 22-23 जो अभी रिसेंटली आया है, उन्होंने भी अनाउंस किया है दैट दी सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी वुड बी सेटअप विच वुड नॉट बी डिफरेंट फ्रॉम कैश, कैश से डिफरेंट नहीं होगी लेकिन डिजिटल फॉर्म का कैश होगा, है ना, इट वुड बी इन अ डिजिटल फॉर्म। और इसको हेल्ड कौन करेगा, इट वुड बी हेल्ड इन अ डिजिटल वॉलेट सुपरवाइज्ड बाय दी आरबीआई। ये करेंसी एक डिजिटल वॉलेट में रखी जाएगी जिसको आरबीआई डायरेक्टली सुपरवाइज करेगा। तो ये जो सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी है बजट में प्रपोज की गई है, बजट पे डिटेल्ड एनालिसिस हम आपको प्रोवाइड कराएंगे, उसमें ये डिस्कस करेंगे डिटेल में। और जब ये रोल आउट हो जाएगी स्कीम तब हम देखते हैं इसके क्या क्या प्रोविजंस हैं, कैसे रेगुलेट होगी, है ना। अभी तो सिर्फ प्रपोजल है तो अभी डिटेल में जाने से इतना रेलेवेंट नहीं है, जब ये आ जाएगी देन इट वुड बी रेलेवेंट फॉर अस, तब हम इसका डिटेल्ड एनालिसिस करेंगे। और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो इकोनॉमिक सर्वे के भी हमारे चैप्टर्स बन के आ रहे हैं, वीडियोज अपलोड हो रहे हैं यूट्यूब पे, आप देखना चाहते हैं बिल्कुल फ्री अवेलेबल है, डिटेल्ड एनालिसिस है इकोनॉमिक सर्वे का, तो प्लीज सब्सक्राइब, आपको सारे वीडियोस मिल जाएंगे। इकोनॉमिक सर्वे के बाद आपको बजट के भी पूरे डिटेल्ड एनालिसिस मिल जाएंगे। एंड द एग्जाम इज अप्रोचिंग, जून में एग्जाम है, तो यू मस्ट बी प्रिपेयरिंग फॉर इकोनॉमिक सर्वे एंड बजट एज वेल। सो दिस वॉज द न्यूज एंड आज न्यूज इतनी ही थी। अब देखते हैं क्वेश्चन क्या है इम्पोर्टेंट, क्वेश्चन का आंसर क्या है। रामप्पा टेम्पल पे क्वेश्चन था, है ना, रामप्पा टेम्पल, इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा सी, इट इज नेम्ड आफ्टर इट्स चीफ आर्किटेक्ट। नाउ रामप्पा टेम्पल जो है ना ये तेलंगाना का टेम्पल है, काफी टाइम से न्यूज में है क्योंकि रामप्पा टेम्पल इज द फर्स्ट यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट फ्रॉम तेलंगाना।
तेलंगाना जो स्टेट बना था रिसेंटली, इससे पहली यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट बनी है रामप्पा टेम्पल। और रामप्पा टेम्पल की पिक्यूलियरिटी ये है कि ये बनाया तो ककातिया रूलर्स ने था अराउंड 1200 एडी समथिंग, ककातिया रूलर्स ने बनाया था, लेकिन इसका नाम ऐसा माना जाता है कि इट इज द ओनली टेम्पल इन द कंट्री जिसका नाम रूलर पे नहीं बल्कि उसके चीफ आर्किटेक्ट पे रखा गया। सो दैट्स व्हाई दैट इज समथिंग व्हिच इज पिक्यूलियर about Ramappa temple. It is named after its chief architect. So C is the answer. आज के लिए ये इम्पोर्टेंट न्यूज़ थी। आई होप आप सबको समझ आया होगा। अगर अच्छा लगा वीडियो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।